हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हम नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो कि 20 जनवरी को आपका होने वाला है। नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, जो कि आपका कब होने वाला है, 2024 की तैयारी चल रही है दोस्तों। और ये आपका पेपर कब होगा, 20 जनवरी को। कब होने वाला है प्यारे, 20 जनवरी को। और इस पेपर के लिए हम एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने हाजिर हो गए हैं। बहुत ही प्यार से इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। और आपको कैसी वीडियो लग रही है अपने एक कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पेपर के बारे में तो आपको जानकारी है ही है कि 40 मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं और 20 अंक गणित से और 20 भाषा से। और ये नॉलेज अगर आपको है तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मानसिक योग्यता के अपने स्टार्टिंग के 40 प्रश्न। आइए ध्यान से देखते हैं। 80 क्वेश्चनों में से स्टार्टिंग के हम 40 प्रश्न देखने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। और ये 40 प्रश्न का स्टार्ट हम अपने पहले प्रश्न के साथ कर रहे हैं। खंड पहला है और इसका पहला प्रश्न है। इसमें क्या करना है ये थोड़ा जान लीजिए। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृति ABCD के रूप में दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कोई समानता रखती हैं और 1 आकृति भिन्न है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा फिगर पहले को। इसमें कुछ इस प्रकार से क्रॉस दिया है। इसके बाद ये तीर का चिन्ह जो लगाया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज लगाया है। यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ये भी एंटी क्लॉक, लेकिन ये जो चल रहा है ये क्लॉकवाइज चल रहा है। मतलब विकल्प नंबर सी आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे राइट होने वाला है। क्योंकि सब में एंटी क्लॉक चल रहा था, सब में क्या चल रहा था, एंटी क्लॉक चल रहा था। और इसमें क्या हो गया, विकल्प नंबर सी में क्लॉक चलने लगा, तो विकल्प नंबर सी आपका अलग हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिखाई दे रहा होगा कि एक आपका आकृति बनाई हुई है। उस आकृति में इसने क्या किया है कि एक आपकी क्षैतिज लाइन खींची हुई है। किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में कई हैं, लेकिन एक आकृति विकल्प नंबर सी में दिख रही है जिसमें इसमें क्षैतिज आकृति के अलावा विकर्णवत लाइन भी खींचा हुआ है, जो कि और किसी आकृति में आपको दिख नहीं रही है। इसलिए दूसरे का विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पर नजर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए प्यारे। आपके 3 विकल्प मतलब B, C और D। आप ध्यान से देखिए, इसमें तीर का चिन्ह एक तरफ लगा हुआ है, लेकिन विकल्प नंबर ए में देखेंगे तीर का चिन्ह दोनों तरफ लगा हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो अलग होने वाला है, मतलब जो हमारा आंसर होने वाला है, वो आपका क्या हो जाएगा, ए विकल्प। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अच्छा सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है, इसको देख लेते हैं। इसमें देखेंगे जो ये काला काला बना हुआ है विपरीत में बना हुआ है। देखिए यहाँ पर बना है तो इसके विपरीत यहाँ है, यहाँ पर बना है इसके, लेकिन ये विपरीत नहीं है, ये कुछ बीच में बन गया है। इसलिए विकल्प नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो गया। तो पहले प्रकार के जो 4 प्रश्न थे उनके आंसर आपने देख लिए, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब दूसरे प्रकार का प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। दूसरे प्रकार के प्रश्न को देखेंगे। खंड दूसरे में देखिए यहाँ पर क्या है प्रश्न। करा प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, दाईं ओर 4 उत्तर आकृति ABCD और दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के टुकड़े से बनाई जा सकती है। मतलब ये टुकड़ा दिया हुआ है और इधर ये फिगर दिया हुआ है। समझ गए होंगे आप। ध्यान से मैं आपको बताऊं, इधर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इधर 3 टुकड़े दिए गए हैं और इस 3 टुकड़ों से जो सामने आकृति समस्या दी गई है वो बनाई जा सकती है इन 3 टुकड़ों से। तो अगर मैं इस पे ध्यान दूं तो मुझे जो आंसर नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो आपका बीच वाला फिगर है कुछ इससे बन जाएगा। अगर इनको हम मिला दें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारा जो फिगर हो जाएगा, अगर इसको हम यहाँ से मिला दें तो ये वाला फिगर कुछ हमारा हो जाएगा और इधर जो बच जाएगा वो हमारा ये वाला फिगर बन जाएगा, तीसरा वाला ना। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। आइए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 फिगर दिए गए हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो थोड़ा सा देखिए, आप आकृति पे फोकस करिए और आकृति पे यदि आप फोकस करते हैं तो विकल्प नंबर बी को आप देखिए। जो विकल्प नंबर बी में ये वाला पॉइंट है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, बकिया विकल्पों में ये पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऐसा दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, फोकस करेंगे। ये वाली आकृति जो दिख रही है तो यहाँ पे दिख रही है ना, 7वें में देखिए सी वाले विकल्प में ये आकृति यहाँ पे दिख रही है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फिगर है इधर बन जाएगा उल्टा करके और ये वाला फिगर इधर बन जाएगा उल्टा करके। इसका मतलब विकल्प नंबर सी हमारा क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब ढूंढेंगे। जैसा कि देख रहे हैं 4 आकृति दी गई है, इन 4 आकृतियों से थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा विकल्प नंबर ए और बी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका विकल्प नंबर ए राइट होता नजर आएगा, क्योंकि एक ऐसा फिगर है जो विकल्प नंबर बी से आपका थोड़ा सा डिफरेंट होता नजर आएगा ना। एक ऐसा फिगर है जो विकल्प नंबर डी से आपको डिफरेंट होता नजर आएगा। जैसे में ये आकृति आपको तो यहाँ पे दिख ही रही है, ये वाली आकृति जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये वाली आकृति आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और जो इधर आकृति आपको नज़र आ रही है ये वाली, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये आकृति आपका यहाँ पे नज़र आ रही है और ये आकृति यहाँ पे। लेकिन इसमें थोड़ा सा बी वाले में अंतर है, थोड़ा और ध्यान से आप देखें तो समझ पाएंगे। थोड़ा सा मैं सामने हूँ नहीं तो इसलिए समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन 8 का ए होगा। क्या अंतर है उसको ध्यान से आप देखिएगा, वो अंतर आप पकड़ पाएंगे, यहीं पे अंतर है। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा प्यारे। आइए चलते हैं अब दूसरे प्रकार के क्वेश्चन जब हम देख लिए तो अब खंड 3 आता है और तीसरे प्रकार के क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। ठीक है, तीसरे प्रकार के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरे प्रकार के क्वेश्चन में क्या है, मिरर इमेज है, सीधे सीधे आपको लग रहा है 6 3 4, तो भाई साहब विकल्प नंबर बी आपका राइट है। यहाँ बहुत ज़्यादा घाच पाच नहीं करना है, नहीं देख रहे हैं, पलट जाएगा यहाँ पे, विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप देखेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ पे डिसमिस आप हो सकते हैं, थोड़ा सा डिसमिस आप यहाँ पे जरूर हो सकते हैं लेकर के, शायद आपको विकल्प नंबर बी राइट नजर आता हो। ठीक है, 10 का आपको विकल्प नंबर बी राइट नजर आता हो, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे। जब मिरर इमेज बनाएंगे इसका तो आपका विकल्प नंबर सी राइट आएगा, ना कि बी राइट आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पे राइट होगा, बी राइट नहीं होगा प्यारे। ठीक है, दायां का बायां, बायां का दायां हो जाता है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें मिरर इमेज में। आगे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखेंगे प्यारे, y पलट के y रहेगा, h पलट के h रहेगा, w पलट के w रहेगा, तो विकल्प नंबर सी एक बार फिर राइट होता नजर आ रहा है, 11 का सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए, जो इधर है वो इधर चला जाएगा, मतलब इधर दाएं साइड है तो बाएं साइड चला जाएगा, तो बाएं साइड किस में मिलेगा आपको, विकल्प नंबर सी में। देखिए विकल्प नंबर सी एक बार फिर 12 का सही हो जाएगा। आइए ये भी हम देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 जब हम जाएंगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में हम जा रहे हैं चौथे प्रकार में। ये चौथा प्रकार है आपका। चौथे प्रकार में क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर एक उत्तर आकृति ABCD के रूप में दी गई है। उस उत्तर आकृति का पता लगाइए जो पूर्णतः प्रश्न आकृति के समान और क्रमांक में उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के बॉक्स में अंकित करना है। मतलब बिल्कुल समान ढूंढना है, तो काफी आसान हो गया। बिल्कुल समान ढूंढना है प्यारे, तो काफी आसान हो गया इसके लिए ना। समान ढूंढना है, जो सेम बिल्कुल मिलता जुलता फिगर नजर आ रहा हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मिलता जुलता फिगर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको
क्या देना पड़ेगा प्यारे, कि आप देख पा रहे होंगे ये जो यहाँ पे त्रिभुज ऊपर की तरफ बना हुआ है, ऊपर दोनों, ये आपको किस फिगर में नजर आ रहा है? आपको ये जो नजर आ रहा होगा 13 में, तो बी वाले फिगर में देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, और जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है। तो हम फिर से इसको दिखा रहे हैं, विकल्प नंबर बी राइट होगा। ध्यान से देखिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी के साथ देख लेते हैं। सेम मिलना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 में। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, तो जो स्टार यहाँ पे बना हुआ है ऐसे करके डबल लाइन, ये आपका विकल्प नंबर सी में जाइए। विकल्प नंबर सी में और बी में दोनों में दिख रहा है, लेकिन विकल्प नंबर सी के जो सामने बना हुआ है वो देखिए, और यहाँ पर यस बना हुआ है विकल्प नंबर बी में, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी वही बात है कि सेम फिगर ढूंढना हमको, ये तो आप भूलिएगा मत कि भाई हमको क्या ढूंढना है, सेम फिगर ढूंढना है। आइए सेम फिगर को देखते हैं। यहाँ पर सेम फिगर अगर हम ढूंढने के जाएं क्वेश्चन नंबर 15 में, तो थोड़ा ध्यान से हमको देखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 15 में सेम फिगर हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में अगर सेम फिगर हम ढूंढ रहे हैं, तो प्यारे क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर ए में देखेंगे तो क्या फ़र्क है, ये फ़र्क है विकल्प नंबर ए में। विकल्प नंबर बी में क्या फ़र्क है भाई, विकल्प नंबर बी में आपका क्या फ़र्क है, तो विकल्प नंबर बी में फ़र्क है यहाँ से यहाँ, ठीक है। विकल्प नंबर ई में फ़र्क है कि ये लाइन थोड़ी बड़ी लग रही है ना, ये लाइन थोड़ी बड़ी लग रही है इन सबों से। विकल्प नंबर सी में भी ये दिक्कत है। विकल्प नंबर डी हमको राइट लग रहा है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, जैसा चाहिए वैसा। आते हैं विकल्प क्वेश्चन नंबर, यहाँ विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा 15 का। 16 को देख लेते हैं। 16 का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ढूंढते हैं, और एग्जैक्ट आंसर के लिए क्वेश्चन नंबर 16 में जाते हैं, तो विकल्प नंबर ए ही दिखाई दे रहा, आगे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब टाइप आपका 5, 5वें टाइप का, मतलब अब तक हम 16 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो क्वेश्चन टाइप जो खंड 5 का है उसको देखते हैं। कह रहा प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति में एक भाग गायब दाईं तरफ दी गई है ABCD। उत्तर आकृति को देखिए तथा उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या के भाग में इस तरह बैठती है कि समस्या आकृति पैटर्न, मतलब दिशा नहीं बदलना है और इसमें उस आकृति को ले जाके बैठा देना है जो किस पैटर्न को पूरा करती हो। 17 का ध्यान दीजिए, हमें पैटर्न को पूरा करना है। ध्यान देने वाली बात है कि पैटर्न को हमको क्या करना है, पूरा करना है। तो ये लाइन तो इधर आएगा ही, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये लाइन इधर तो आएगी, ठीक। यहाँ से भी एक सीधी लाइन आएगी, ठीक, वेरी गुड। ए लाइन भी आएगी, ए लाइन भी आएगी सीधी, ओके। अच्छा, एक लाइन यहाँ से भी आएगी और एक लाइन यहाँ पर भी जाएगी ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं, विकल्प नंबर ए में भी कुछ ऐसा दिख रहा है, विकल्प नंबर बी में भी ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? अच्छा, ए और बी में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है क्या? कुछ ऐसा ही तो दोनों में है, हैं? विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर बी में क्या फ़र्क है भाई? कुछ फ़र्क है? ये तो नहीं होंगे, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर बी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है उसको देखते हैं। विकल्प नंबर सी डी बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की बात ये है कि इसमें जो है ये बिल्कुल किनारे पे लग गया है ना, और ये थोड़ा सा किनारा छोड़ के, और ये जो लाइन है थोड़ी सी किनारा छोड़ के ही है। तो इसका मतलब विकल्प नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे, ये बिल्कुल कोने में है और ये कोने में नहीं है। जो कोने में नहीं वही हमको चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी देखते हैं। यहाँ पे इसको पूरा करना है क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए कि विकल्प नंबर ए में तो पूरा काला कर दिया, यहाँ पे ये हो नहीं सकता, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, काला पार्ट जो होगा हमारा ना अपोजिट होगा। ध्यान से देखिएगा, जो काला पार्ट हमारा होगा, ध्यान दीजिए, ऐसे
अब एक काला अगर इधर है तो उस लाइन को छोड़ के उस पार है ना, ध्यान दे देखिएगा, ये ऐसे है। तो अगर ये काला यहाँ पे हो गया है तो अभी काला इधर होगा, ठीक है, इस पार में होगा। तो इस पार में काला किस में दिख रहा है? बी वाले पार्ट में दिख रहा है, डी वाले पार्ट में। ये तो दोनों बिल्कुल गलत हो गए, बी वाले पार्ट और डी वाले पार्ट में। तो डी वाले पार्ट में एक सीधी लाइन ही डाल दिया, ये गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे कर्व है। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो रहा है? बी। ध्यान से हमारी बातें आप सुने होंगे तो समझ पाए होंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखने वाले हैं। कौन क्वेश्चन देखेंगे प्यारे? क्वेश्चन नंबर 19, इसको भी पूरा करना पड़ेगा हमें। तो आते हैं, यहाँ आमने सामने तो काला दिख रहा है और यहाँ पर आपका काला नहीं होगा ना, यहाँ पे कोई काला नहीं होगा। आमने सामने ये दोनों तो काले हो गए, तो काला वाला पार्ट जो ऐसे ही गलत हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, काला वाला पार्ट तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। यहाँ पे ये मिलेगा विकल्प नंबर बी। अब देखिए ये सीधी लाइन खींच दिया तो ये भी नहीं है, और ये थोड़ा पीछे से खाचा है, ये भी नहीं है। तो विकल्प नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर बी हम सही कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20, इस फिगर को कौन पूरा करेगा, थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 को अगर ध्यान से आप देखें तो जो ये कर वाला, ये तो होगा नहीं, सीधा सीधा ये उल्टा दिख रहा है, और ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है ना, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है ना, दिख रहे हैं इधर। हमको विकल्प नंबर ए राइट लग रहा है। आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए, मैं इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लिया। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं खंड 6। खंड 6 देखते हैं। खंड 6 में क्वेश्चन नंबर 21 नज़र आ रहा है आपको। क्या करना है? प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में रूढ़िये की रेखा के दाईं तरफ दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरा करती है? सही उत्तर चुनकर बॉक्स को भरना है। चलिए, कोई बात नहीं, ध्यान देखते हैं भाई, इसको भी ध्यान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हम। ध्यान से देखेंगे तो हो क्या रहा है, कंडीशन ढूंढेंगे हम आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वृत्त है और यहाँ पे रंगा हुआ पार्ट है ना। आगे आप क्या देख रहे हैं? आगे आप क्या देख रहे हैं कि एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, मतलब आपस में अदला बदली हो रही है। देख रहे हैं, आपस में अदला बदली और नया फिगर आ गया, नया फिगर आ गया, देख रहे हैं। तो सेम वही काम यहाँ पर भी होगा कि आपस में अदला बदली हो रही है, काला सफ़ेद जो है गोला आपस में अदला बदली कर लेंगे और फिर क्या होगा, नीचे दी गई आकृति एक नई आकृति में बदल जाएगी। तो इधर होगा काला, ठीक है, इधर काला हो जाएगा। तो काला किसमें किसमें है? ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, विकल्प नंबर डी। और इसमें सेम आकृति है, जो आकृति यहाँ पे डी में, तो ये भी नहीं होगा, एक नई आकृति होनी चाहिए। तो आपका हो जाएगा 21 का। ये समझ में आ गई? आगे चलते। कंडीशन मतलब कारण हमको पता होना चाहिए। फिर कारण नहीं पता है तो फिर मजा नहीं आएगा ना, कारण पता होगा तभी तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को आप समझने की कोशिश करिए। और यहां पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में, यहां पर देखिए दूसरे स्थान से यहां पे गया हुआ है, फिर इसको यहां पे फिर ऐसे या कर रहा है ना। अब दूसरे स्थान से गया था, अब इधर उल्टा पलट गया ऐसे ना। तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कि आप ध्यान से, एक सीरियल वाइज चल रहा है। पहले क्या चला है, ये देखिए, दूसरे से गया है, उस पार से चला गया है ना। अब इसके बाद क्या हो गया, अब पहले से आपको चला गया उस पार और फिर लास्ट में चला गया। अब आप देख पा रहे हैं कि जो उस पार जा रहा है फिर उधर से आके डबल ले रहा है ना। पहले इधर डबल लिया, यहाँ पे डबल, फिर यहाँ पे डबल, अब यहाँ पे डबल हो गया। देख पा रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में डबल था, यहाँ पे डबल हो गया था, फिर अब यहाँ पे डबल हुआ, अब यहाँ पे डबल हुआ। अब कहाँ डबल होने वाला है? अब कहीं डबल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसका एक सिरा यहाँ पर है और एक सिरा यहाँ पर है। अब ये हो गया विकल्प नंबर ए आपका राइट।
विकल्प नंबर ए क्या होने वाला है दोस्तों, राइट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। कई तरीका इसमें आप दिमाग लगा सकते हैं, जो मैंने अभी बताया कि डबल डबल आपका हो रहा है, स्टार्टिंग में हुआ, फिर उधर बीच में, फिर इधर किनारे। अब उसका एक भाग जो यहाँ वाला है आपका, अब वो उल्टा जाएगा, इधर होगा, और जो इधर वाला था वो इधर आ जाएगा। तो आपको विकल्प नंबर ए राइट होता नजर आएगा। थोड़ा हम समझ रहे हैं, आप मेरी जानकारी से संतुष्ट नहीं होंगे, मैं इसे थोड़ा बता भी नहीं पा रहा हूँ आपको, क्योंकि सामने होता तो थोड़ा और क्लियर कर पाता। आइए देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ये वृत्त दिया गया है, आप ध्यान से देखें, जो हमारी वृत्त दी गई है वो जो वृत्त है एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। वृत्त हमारा क्या चल रहा है, आप ध्यान से देखें, एंटी क्लॉक। एक खाना यहां पे आ गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या चलेगा, ये प्लस वाला चल रहा है, एक खाना। तो अब यही तो हुआ, देखिए यहाँ पे प्लस यहीं पे रहा, एक खाना आ गया। अब आगे ये जाएगा यहाँ पे, कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये प्लस यहीं पे रहेगा। ऐसा कुछ फिगर आपको नजर आ रहा है विकल्प नंबर सी में। विकल्प नंबर सी देखिए 23 का, सी में है जी, नहीं, सी में गड़बड़ हो जाएगा मामला, सी में गड़बड़ हो जाएगा मामला ना। हमको इसको लेके जाना है यहाँ पे गोले को, और प्लस यहाँ पे रहेगा, तो सी में कहाँ है, ये तो डी में है प्यारे, गलत हो जाएगा ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, यहाँ पे ये सही था। 24 देख लेते हैं, 24 को ध्यान से देखिए। तो 24 में आपके क्या हो रहा है उसको ध्यान से देखिए। अब जो ये काला वाला आपको दिख रहा है, ये काला वाला जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो काला वाला है, ये क्लॉकवाइज चला गया आगे। कहाँ चला गया, आगे, आगे जा रहा है, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ चला आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया है, और आगे क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज आगे चला गया। अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा काला वाला। पहले इसके बारे में बात करते हैं, ये किस में दिया गया भाई, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब ये काले वाले के बारे में बात कर ली। अब ये जो चतुर्भुज इसमें दिया गया है, वो चतुर्भुज क्या किया है, सीधे यहाँ आके त्रिभुज बन गया है, सीधे यहाँ आके क्या बन गया, देखिए त्रिभुज बन गया। अब ये जब यहाँ पे आया है तो यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। अब ये वृत्त कुछ और बनेगा ना, वृत्त क्या बनेगा, कुछ और बनेगा। और वृत्त जब कुछ और बनेगा, एक नई आकृति के रूप में जाएगा, तो नई आकृति क्या हो सकती है उसके बारे में सोचना है मुझे। अब ये यहाँ पे था, तो ये वाला तो आपका यहाँ चला गया, ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, ठीक उसी के सामने, ठीक इसी के सामने यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा तो एक नई आकृति बनेगा। तो नई आकृति तो इसमें है नहीं, नई आकृति अब इसमें है लेकिन यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन ये बीच में बन रहा है तो ये भी नहीं है। तो विकल्प नंबर कौन हो जाएगा, बी आपका राइट। ध्यान से हमारी बातों को दोबारा सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए 7वें प्रकार में आ गए, और 7वें प्रकार में क्या करना है जरा इसको भी देख लेते हैं। 7वें प्रकार में कह रहा है, 7वें प्रकार में आपका कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर समस्या आकृति और दाईं ओर 4 उत्तर आकृति ABCD दी गई। समस्या आकृति में निहित है, मतलब आपको ढूंढना है कि ये वाला फिगर किस समस्या आकृति में निहित है। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो डी में ही दिख रहा है, क्योंकि ये छोटा सा जो पार्ट है ये डी में ही दिया गया है। ये वाला पार्ट जो छोटा सा है ये डी में दिख रहा है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 25 था, और 25 का विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा प्यारे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे पढ़ लेते हैं। 26 में जो दिखाई दे रहा है ये आपको, ये वाला पार्ट जो घुमा हुआ है आगे से, आप अगर गौर करेंगे तो ये वाले पार्ट को आप सी विकल्प में देख पा रहे हैं। किस में देख पा रहे हैं, सी विकल्प में देख पा रहे हैं, ठीक है। एक आपको बी विकल्प में दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे घुमा नहीं है वो ना, इसलिए सी विकल्प में ही ये नजर आएगा आपको। डी विकल्प में काफी छोटा दिया गया है, तो यहाँ पर भी डी सही था, यहाँ पे आपका सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। ये कहाँ पे नजर आ रहा है, देखिए विकल्प नंबर सी में नजर आ रहा है। थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति यहाँ पे है, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी तो हो गया था, ये आकृति यहाँ पे है, और जो ये वाली आकृति है ये थोड़ा सा इसको पलट के देखेंगे आप, जब पलट के देखेंगे तो यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो क्लियर हुआ आपको, विकल्प नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी था, और यहाँ पर सी था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 में विकल्प नंबर ए राइट होगा, बकिया ये और कहीं नहीं दिख रहा है। तो आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर टाइप आपके 8वें में घुस गए, 8वें में घुस गए प्यारे, 8वें में घुस गए। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृति, चौथी आकृति एक प्रश्न सूचक शब्द चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 आकृतियों में परस्पर संबंध है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि पहली 2 आकृतियों में कुछ संबंध है, वही संबंध हमें आगे बढ़ा देना है। क्या संबंध है जरा ध्यान दीजिएगा। पहली 2 आकृतियों में क्या संबंध है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका कह रहे हैं, कह रहा है कि जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि पहली आकृति का जो काला भाग है, दूसरी आकृति में जो काला भाग है, ये अगर ये घूम करके यहाँ पे जाए तो दूसरी आकृति में यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे है, ध्यान से देखिए एक बार, ये चीज़ यहाँ पे अगर घूम के ये जाती तो यहाँ पे होनी चाहिए थी, हो भी रही है, तो ये भी घूम के जाएगी तो कहाँ पे होगी? यहाँ पे। क्या आप ऐसा कोई फिगर देख रहे हैं? विकल्प नंबर सी नज़र आ रहा है क्या आपको? विकल्प नंबर सी बोलिए। विकल्प नंबर सी में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है आपको? 29 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे आइए, 30 देखते हैं बच्चे, 30 देखते हैं बाबू। 30 में क्या होगा? आप कुछ इस प्रकार से आकृति देख रहे हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 5 6। अब ये हो गया 1 2 3 4 5, और आगे 4 है तो फिर क्या होने वाला? त्रिभुज होने वाला है। भाई यहाँ पर कितनी साइड? 6 थी, साइड 5 में बदल गया, ये 4 साइड है तो साइड 3 में बदलेगा, जो विकल्प नंबर बी में आपका दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 31 31 पे आ गए प्यारे। 30 का तो बी आपका राइट हो गया। 31 पर आ गए और 31 को भी देख लेते हैं। 31 में क्या किया है? यहाँ पर देखिए एक आकृति बनाया हुआ है, और जैसा आकृति है आगे देखिए 1 2 3 4, मतलब आगे क्या देख रहे हैं आप? ध्यान से देखिएगा, जो आकृति यहाँ पे बनाया है आगे उतना ही चिन्ह आपको नजर आ रहा है। वो आगे क्या आ रहा है? उस पार्ट में उतना ही चिन्ह नजर आ रहा है। देख रहे हैं? उस पार्ट में आपको क्या नजर आ रहा है? उतना ही चिन्ह नजर आ रहा है। अब आगे जो आकृति बनाएगा, जैसे 1 2 3 4, आधे पार्ट में कितने हो गए? 4 चिन्ह हो गए। अब ये त्रिभुज बनाया है तो इस पार्ट में 1 2 3 3 आपके नजर आ रहा है, मतलब विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। जितना जिस जैसा फिगर था उतनी लाइन आपकी है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ देख लीजिए, ऐसा कुछ फिगर है, और अगले फिगर में क्या कर रहा है? कुछ इस प्रकार से बना रहा है कि वो चीज़ निकाल के बीच से बांट दे रहा है और उसको ऊपर ले आके काला कर दे रहा है। तो यहाँ पर आप बीच से बांट देंगे जहाँ पे था उससे, और ये फिगर जहाँ पे है उससे क्या किया है? आप कह सकते हैं कि एंटी क्लॉक कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आप घूम जाइए। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हम घूमेंगे तो ये यहाँ पे आना चाहिए फिगर, और बीच से बढ़ जाना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको? विकल्प नंबर 32 का बी राइट लग रहा है जी, बिल्कुल बी राइट। अंदर की तरफ है, यहाँ तो बाहर की तरफ है ना। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं अब 9वें प्रकार का ना। 9वें प्रकार में आ गए भाई। 9वें प्रकार में फिगर आपको देख रहा होगा, एक समस्या आकृति, यहाँ पे कागज़ का टुकड़ा है, काटने वाला आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे एक फिगर है। अगर इसको हम इस फिगर के अनुसार खोलेंगे तो ये कि यहाँ पर बनी जाएगा और एक यहाँ पर बनी जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो यहाँ पे बन जाएंगे। फिर उसके बाद हम उसको खोल देंगे तो जाहिर सी बात है कि एक यहाँ कुछ इस टाइप से आपका फिगर, विकल्प नंबर हमको डी नज़र आ रहा है। और कोई आपको तो नज़र नहीं आ रहा है? हमको तो विकल्प नंबर 33 का डी नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल विकल्प नंबर डी सही भी होगा आपका। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ काटा हुआ फिगर है और ये कटेगा कटेगा कटेगा, तो विकल्प नंबर आपका 34 का प्यारे बी बनेगा। ये बीच में ए फिगर आ जाएगा कट के। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यहाँ पर एक बनाया है तो यहाँ पर जाएगा और वहाँ पर जाएगा तो फिर आगे जाएगा, मतलब विकल्प नंबर डी यहाँ पे राइट होने वाला। एक बार फिर से है, 36 क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर एक है तो ये पलट के जाएगा यहाँ पर, ये नहीं होगा, ये उधर पलटेगा। तो ध्यान दीजिए, विकल्प नंबर सी राइट लग रहा है हमको। विकल्प नंबर सी, इसका अपोजिट जो यहाँ पे बनेगा फिगर, ये ऐसा बनेगा, फिर ये दोनों फिगर यहाँ बनेंगे जी।
तो 36 का सी आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सही होगा। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं और लास्ट टाइप देखते हैं रीजनिंग का, जो कि 40 क्वेश्चनों का था। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें आकृति, ज्यामिति आकृति, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, इसमें पूरा करना है। तो आप देखिए पहला आकृति जो है ये फिट होगा, एक वर्ग बनेगा। तो किसमें इसको फिट किया जाए, थोड़ा सा पलट के फिट करना होगा, इसमें कहीं फिट हो नहीं पा रहा है। ये 37 का जो दिया गया है ए में नहीं फिट होगा, ए में नहीं। एक छोटी साइड है, एक बड़ी साइड है, दोनों बराबर दिया है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं। विकल्प नंबर सी में फिट होगा, एक वृत्त बन जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। इसको फिट बैठाना है, ध्यान दीजिएगा। विकल्प नंबर डी में बैठ करके एक आयत बना सकता है या वर्ग बन जाए, जो भी है आयत या वर्ग बन जाएगा। आगे आते हैं, एक और आकृति देखते हैं 39 में, 39 में देख लेते हैं। तो 39 में अगर इसको पूरा करने की बात किया जाए तो आपको क्या लग रहा है, 39 में अगर पूरा करने की बात किया जाए तो विकल्प नंबर सी राइट होगा। विकल्प नंबर सी, जी विकल्प नंबर सी राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन छोटा सा दिया गया है, उस लाइन को हमको ऐसे कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगर 40 को हम देख लें, 40 को हम देख लें तो 40 में हमको पूरा करना है कि क्या होगा। विकल्प नंबर 40 को ध्यान से देखिए, विकल्प नंबर 40, अगर इस त्रिभुज को यहाँ पे हम बैठा ले, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर तो एक त्रिभुज बन जाएगा, क्लियर है, ये ऐसे ऐसे, क्लियर है। तो विकल्प नंबर सी हमको यहाँ पे राइट लग रहा है। इस प्रकार से 40 जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन हुए हमने देख लिए। अब हम आते हैं मैथ के पार्ट पे। कहाँ आएंगे दोस्तों, मैथ के पार्ट पे दूसरा भाग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसी की वजह से मेन आपके सिलेक्शन होते हैं। रीजनिंग के पार्ट तो सभी बच्चे अच्छे कर लेते हैं, अधिकांशतः हो जाते हैं, लेकिन मैथ के पार्ट, और यहीं से आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, और इस पार्ट का पहला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन 41 नंबर का है। लिखा है, एक दूध विक्रेता के पास 160 लीटर दूध, इसका 2/5 भाग वह किसी ग्राहक को बेच देता है। ठीक है, 1/60 था और 1/60 का अगर वो 2/5 बेच दिया प्यारे, तो बेच कितना दिया इसके बारे में बात कर लो। यहाँ पे 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 32 दूना के 64। अगर वो 64 लीटर बेच दिया 160 में से, आप बताओ अगर 160 में से 64 बेच देगा तो 96 लीटर बच जाएगा। अगर शेष दूध का 3/4 भाग वो दूसरे ग्राहक को दे देता है। 4 से काट दो प्यारे, 4 दूना के 8, 4 चौक को 16, 24 तिहाई क्या हो जाएगा 72। दूसरे ग्राहक को क्या कह रहा है, दूसरे ग्राहक को बेच देता है 3/4, 72 बेच दिया, कितना में से 96 में से। अच्छा बताओ, कोई 96 में से 72 बेच देगा तो कितना बचेगा। 6 में से 2 जाता 4 और 9 में से 7 जाता 2, 24 लीटर। देखो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। क्या हमारी पूरी बातें आप समझ पाए होंगे, एक बार फिर से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। आगे चलते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आपको दोबारा थोड़ा सा चला के देखना पड़ेगा। आगे 3 अंकों की यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल। 3 अंकों की सबसे छोटी बोला, 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी या 3 अंकों की सबसे छोटी, तो ये यहाँ पर 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 1 क्या होता है 10, और यहाँ पर 9 1 10। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। और ये आपको किस विकल्प में मिलेंगे प्यारे, ये ध्यान दीजिए, जोड़ना है, सॉरी, 9 9 9 1 10, तो 10,099। कुछ आपका विकल्प नंबर डी में राइट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमने गड़बड़ लिख दिया था, तो 9 9 होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सही है। विकल्प नंबर इसमें आपका कौन सही था, डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ध्यान से कह रहा है कि सुनीता किसी काम को 20 दिन में करती है। फिर सीता, सुनीता और गीता, कोई 3 लोग है ना, ये इस काम को 15 दिन में पूरा करती हैं। यहाँ पे 2 लोग हैं 10 दिन में, 3 लोग हैं 15 दिन में। तो ठीक है भाई, अगर 3 लोग 15 दिन में करती हैं तो इनके काम में से ये घटा लेते हैं 2 लोगों का भाग। अगर एलसीएम लेंगे तो 60 होता है, 15 चौक को 60, यहाँ पे हो जाएगा 20 तिहाई 60, 6 में से, अरे 4 में से 3 गया 1, 1/60, ये तो भाग हुआ।
किसका भाग होगा? तीसरे वाले का। भाई 2 लोगों का तो हमने निकाल ही दिया, क्योंकि 20 वाले में सीता सुनीता दोनों काम की थी, 20 वाले में सीता सुनीता दोनों काम की थी, लेकिन ये 15 दिन में जो काम खत्म हुआ इसमें सीता भी की थी, सुनीता और गीता भी की थी। तो गीता का काम अब बच गया, यही गीता का काम 1/60 भाग, और काम के लेवल पे कहेंगे, दिन के लेवल पे तो हो जाएगा 60 दिन। पलट देते हैं, बिल्कुल विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित ग्राफ में भिन्न वर्षों में किसी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। इस ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए ग्राफ का अध्ययन कर लीजिए, ग्राफ का अध्ययन कर लीजिए प्यारे। ग्राफ का अध्ययन करेंगे तो क्या मिलेगा? ग्राफ के अध्ययन में मिलेगा वर्ष 2010 में वर्ष 2009 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए? 2010 में कितने उत्तीर्ण हुए? 100। ठीक, 2010 में 2009 की तुलना में कितने हुए? 80। तो कितने अधिक हुए भाई? 20। किससे? 2009 से। 2009 में कितने थे? 80। गुणते कितना? 100। तो 20 चौक को 80, 4 से काटेंगे तो होगा 25। मतलब ये 25% आपका आंसर विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को धड़ाक दे उड़ा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10:20 मतलब 10:20 पर कोई दिल्ली के लिए प्रस्थान करता है पटना से रेलगाड़ी से, और अगले दिन प्रातः, ये प्रातः ही चला था, और अगले दिन प्रातः 10:55 बजे दिल्ली पहुंचता। अच्छा ये बताइए 10:20 पर पहुंचता अगले दिन तो कितना घंटा हो जाता? 24 घंटे हो जाते, सबको पता है। अब लेकिन पहुंचा कितना? 10:55 पे, तो कितना ज़्यादा लगा? 20 से कितना ज़्यादा लगा? 35। तो 24 घंटा तो पूरा होगा, साथ में 35 मिनट हो जाएंगे, सबको पता है। 24 घंटा 35 मिनट, विकल्प नंबर आपका कौन राइट हो रहा है? 45 में आपका डी राइट हो रहा है। आइए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। इसमें देखिए 46 में कह रहा है आरोही क्रम में। मैं आपको बताऊं कि अगर अंश बराबर हो तो जिस भिन्न का हर, आरोही में हमको क्या चाहिए? सबसे छोटा। तो मैं वही बता रहा हूं कि अंश बराबर हो तो जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है। तो ढूंढिए कि किसमें सबसे, हर में ढूंढिएगा, ऊपर वाले में, अंश में नहीं, अंश तो सबका बराबर है, हर में ढूंढिएगा कि किसका हर सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपका 46 है, उस 46 में विकल्प नंबर बी आपका राइट होगा कि 27, फिर 25, फिर 23, फिर ये आरोही क्रम में है। बड़का है तो छोट है, फिर उससे छोट, फिर उससे छोट, फिर लास्ट में हो गया सबसे बड़ा। भाई जो बड़ा है वो सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो विकल्प नंबर बी आपका क्या हो गया? राइट हो गया। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अब आपके हमारा 47। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में अगर आए तो लोग गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि ये मध्यानुपाती पूछा है। मध्यानुपाती का मतलब होता है प्यारे कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करके वर्गमूल ले लो प्यारे। क्या ले लो? वर्गमूल ले लो, ऐसे ये मध्यानुपाती होता है। ए और बी का मध्यानुपाती करड़ी में ए बी, 81 बाहर निकल के 9, और यहाँ पर 256 था, 256 बाहर निकल के 16, 16 9 144, सबको पता है कि होता है। विकल्प नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि 3 × 3 × 4 × 4, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे विकल्प हमारा चूंकि इसी फार्म में दिया हुआ है इसलिए मैं इसको ध्यान से दिखा रहा हूँ आपको। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में 2 ठो 3 है, बाद वाले में 3 ठो 3 है, तो जिसमें ज़्यादा रहते हैं उसको ले लेते हैं। 2 ठो 3 वाला कौन सा विकल्प है? पहला है नहीं, दूसरा है नहीं, तीसरा है नहीं, डी विकल्प। कुछ भी नहीं ढूंढना प्यारे, ऐसे ही मिल गया कि 2 3 इसमें दिख रहा है, यही वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादा बार आया रहता है उसी को हम पकड़ लेते हैं। तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। 49 यहाँ पे दिया है कि 6.6 में से आपको घटाना है। ध्यान दीजिए कि दशमलव के ठीक नीचे रख के दशमलव घटाते हैं, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0।
दशमलव के बाद 6 है, इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो समान दशमलव बनाने के लिए, समान दशमलव अंक बनाने के लिए हम यहाँ पे 0 बढ़ा लिए। 10 में से 6 जाता है 4, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे 5 और यहाँ पे तो 6 है ही है, यहाँ पे दशमलव, तो 6.594, 6.594 विकल्प नंबर आपको कौन दिख रहा होगा? सी दिख रहा है प्यारे। विकल्प नंबर कौन सा दिख रहा है? सी दिख रहा है। 49 का सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो 3 3 9 3 क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। लेकिन दशमलव की बात है, इसमें दशमलव है 4 अंक पर, इसमें है 3 अंक पर, तो 4 3 7, इसमें है 2 अंक पर, 4 3 7 2 9। देखिए किसमें दशमलव 9 अंक पे लगा है और 27 है, तो इसमें तो 27 नहीं, ऐसे ही गलत है। ये 9 अंक पे है नहीं, ये भी गलत है। देख लेते हैं बकिया इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ही अंक लग रहा है। विकल्प नंबर डी हमको राइट लग रहा है। यहाँ पे 9 अंक दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। बहुत प्यार से देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को। कह रहा 4 मीटर लंबा डंडा है और छाया है 5 मीटर। आगे पूछ रहा है जिसकी छाया 20 मीटर होगा वो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 मीटर छाया, 5 मीटर छाया, 5 मीटर छाया, जिसकी छाया 5 मीटर है प्यारे, वो पेड़ या वो डंडा कितना है? 4 मीटर लंबा है। क्लियर है। अगर 1 मीटर छाया की बात होगी तो डंडा कितना हो जाएगा? 4/5। क्लियर है, 4/5। लेकिन 1 मीटर नहीं बोला है, 20 मीटर छाया, 20 मीटर छाया। चलो 20 मीटर छाया अगर है, 20 मीटर छाया अगर आपकी है तो हम क्या करेंगे? 4/5 में 20 का गुणा करेंगे। किसका गुणा? 20 का। तो 5 चौक को 20 और 4 चौक को 16। विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। विकल्प नंबर बी आपका राइट है। आगे आते हैं, 52 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किसी विद्यालय में 800 छात्र हैं, यदि 250 अनुपस्थित है, मतलब 800 में से 250 अनुपस्थित उपस्थित छात्र, तो पहले 800 में से हम क्या करेंगे? 800 में से 250 यदि हम घटा दें तो ध्यान दीजिएगा कि कितने हमारे हो जाएंगे? 550। 550 आएगा। 550 उपस्थित हैं, उपस्थित का परसेंटेज पूछ रहा है। 550 कितने में उपस्थित है भाई? 800 में, तो 100 का गुणा कर देंगे, परसेंटेज चेंज हो जाएगा, 0 0 2 0। अब 8 से भाग देते हैं तो 8 छके 48, 8 सते 56, 7 बार तो जा नहीं रहा, 8 छके 48 अभी जाएगा भाग। और देखिए ये तो सीधे सीधे 60 होगा नहीं, ये 70 होगा नहीं, ये पई होगा नहीं, तो विकल्प नंबर सी लगाएं क्यों भाई? आंसर तो दे दिया, अपना टाइम खोटा करने का नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, किसी वस्तु को 20% की हानि, ध्यान दीजिएगा 20% की हानि पर बेच रहे हैं, 208 रुपया मिल रहा है। 20% हानि का मतलब क्या? 100% पे बेचते तो हमारे क्रय मूल्य के बराबर होता, जितना का था उतना। अब 20% हानि का मतलब 80% पे बेच रहे हैं। कितना परसेंट पे बेच रहे हैं भाई? 100 में से 20% निकाल देंगे तो 208 रुपया मिल रहा है। करा वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100% का दाम, तो चलिए 1% का दाम यहां से निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 208/80। क्लियर है। और हम 100% का दाम निकाल दें मतलब क्रय मूल्य वही होगा, तो हो जाएगा 208/80 गुणते 100। कैलकुलेशन आता है आपको? 0 से 0 को उड़ा दीजिए आप। 8 से अगर काटने की कोशिश करते हैं या 2 से काटते हैं तो 2 चौक को 8 होता है, हाँ? और 2 से काट लेते हैं तो 2 1 कम 2 होता है, और यहाँ पे 0 है और 2 चौक को 8 है। अगर हम 4 से काट दें तो 4 दूना के 8 है, 4 छके 24 है, 26 ये है, और ये 0 10 को गुणा करना है तो 260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 260। ध्यान से देखते रहेंगे तो बात बिल्कुल समझ में आएगी और विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा प्यारे। आगे आते हैं, बहुत टाइम नहीं देने का। कितने समय में 600 रुपया का ब्याज 4% 120? तो आप जानते हैं कि आप SI बराबर जानते हैं, SI बराबर PR/T बटा होता है 100। तो SI तो हमको दिया है कितना? 120। P हमको 600 दिया है, R हमको 4 दिया है, और T हमसे पूछ रहा है, बटा क्या कर देंगे? 100। 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पे 6 दूना के 12 20 हो गया, और 4 से काट ले तो 4 5 20, ये 5, मतलब T बराबर 5। T बराबर क्या आ गया? 5। विकल्प नंबर हमारा कौन सा? सी राइट हो जाएगा। T
t बराबर 5, विकल्प नंबर सी हमारा राइट हो गया। आइए 54 के बाद 55 क्वेश्चन पे आ गए। 55 क्वेश्चन को हम इसी के साथ टसका लेते हैं ना। आइए 55 नंबर पे आ गए प्यारे। 55 नंबर एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। गुंजन ने मोटरसाइकिल द्वारा 126 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है और उसकी चाल बतानी है मीटर प्रति सेकंड में। चलिए भाई, चाल बराबर क्या होता है सबको पता है, आपको भी पता होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, दूरी कितना है प्यारे, दूरी कितना है, दूरी है 126 और घंटा समय 3 चौक को 12 और 3 दूना के 6, ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा आया। ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। तो 6 3 18, 6 7 42, 7 5 35, गुणा कर देंगे तो 35 हो जाएगा और 35 बटे क्या 3। अब 3 से भाग दे लो प्यारे, 3 से भाग दे लो बढ़िया से। तो 3 से भाग 3 एक कम 3, फिर 5 में देंगे 3 एक कम 11 दशमलव से कोई विकल्प है क्या? जी विकल्प नंबर डी हमारा राइट है। 11 दशमलव करके बकिया विकल्प तो 12 है, 13 है, 15 होगा नहीं। क्लियर है ना? आगे बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ देख लेते हैं। करा एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार है खेत और इसका क्षेत्रफल दिया 169। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा का स्क्वायर 169 है तो भुजा कितनी हो जाएगी, √169, और ये बाहर निकल के कितना हो जाएगा प्यारे 13। अब पूछा क्या है, पूछा है परिमिति बताओ, मतलब परिमाप। अगर ये 13 है, सब भुजाएं 13 हो जाएंगी, तो वर्ग का जो परिमाप होता है प्यारे, वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुणे क्या होता है, भुजा होता है। तो 4 का गुणा अगर हम 13 में करेंगे तो कितना आएगा, 13 चौक को 52, 13 चौक को 52, 52 है विकल्प में, विकल्प नंबर डी आपका राइट हो गया। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। बड़ा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इस सीरीज में ध्यान से देखिए, पहला 3 है और आगे 2 कैसे आएगा, 3 में 1 का गुणा करिए और 1 माइनस करिए तो 2 आता है। अब 2 हो गया तो 2 से 3 कैसे आएगा, तो 2 में आप 2 का गुणा करिए, 1 माइनस करिए तो 2 दूना के 4 में से 1 गया 3। अब 3 से 8 कैसे आएगा, तो 3 में आप 2 का गुणा करिए, 3 में आपका 3 का गुणा 3 में 3 का गुणा -1 करिए, 3 3 के 9 में से 1 गया 8। अब 8 से 31 कैसे आएगा, तो 8 में आप 4 का गुणा करिए और 1 माइनस करिए, 8 चौक को 32, 32 में से 1 गया 31। अब प्यारे 31 में हमको करना है 5 से गुणा और 1 माइनस, तो 5 1 कम 5, 5 3 15 -1, 154 आ रहा है क्या, 154 विकल्प में है जी, विकल्प नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। बात समझ में आई? एक बार और चला के देखिए, 154 आपका राइट हो जाएगा, जो विकल्प नंबर ए है। आगे आते हैं, एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अच्छा सा क्वेश्चन है। कोई व्यापारी 4 रुपया प्रति नारियल से 500 नारियल खरीदता है, तो अच्छा बताइए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। सीपी प्यारे किसको कहते हैं, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो 4 का गुणा अगर हम 500 में कर दें तो 4 5 20, 2000 रुपया। कितना प्यारे, 2000 रुपया। ठीक है, अब आगे की बात बोला है कि 10 नारियल सड़ गए। हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, एक बार आपको समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए 40 नारियल सड़ गए, 10 नहीं 40 नारियल सड़ गए। अच्छा 40 नारियल सड़ गए, 500 खरीदा था, 40 नारियल उसमें से सड़ गया, तो बचा कितना, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहले 2000 रुपया आया था इनका क्रय मूल्य, वो तो नोट कर लें हम। अब 40 नारियल सड़ गए तो 500 नारियल में से 40 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 460 नारियल, सबको पता है। और अब क्या कर रहा है वो, 5 नारियल की दर से बेच रहा है, तो 5 का गुणा कर लें, 500 नहीं सुनना, 5 6 के 30 और 5 चौक को 20, 3 23। अब ध्यान दीजिए, अब 40 नारियल वो फेंकने के बाद भी 2300 रुपया का बेच रहा है, ध्यान दीजिएगा। और पहले ये था 2000 रुपया का खरीदा, तो 300 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 300 का। कितना पर हुआ, 2000 पर हुआ। कितना पर हुआ प्यारे, 2000 पर हुआ। अब कह रहा है कि उससे टोटल कितना लाभ हुआ, तो आइए हल कर लेते हैं। गुणे 100 कर दिए, कट गया ये 0, इससे कट गया, 2 से भाग देंगे तो 15% आएगा क्या, ए प्यारे 15% आ गया। अब देख लो विकल्प नंबर राइट हमारा यहाँ पे कौन हो जाएगा, सी, 15%।
आ जाओ 59 नंबर देखते हैं, लास्ट सेकंड मैथ का क्वेश्चन हमारा है, इसको देख लेते हैं। एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 60। चलो वर्ग का परिमाप 60, मतलब वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी 4a होता है परिमाप बराबर 60 दिया हुआ है, तो वर्ग की भुजा ये a होती है, 4 से भाग दे लो 15 हो गया। वर्ग की भुजा कितनी हो गई 15। कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत का क्षेत्रफल, अभी कोई बता रहा है कि एक आयत है जो 9 सेंटीमीटर चौड़ा है। 9 सेंटीमीटर आयत के क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्र, अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल आ जाओ, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 15 हो भाई 225, 15 का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, तो 225 हो गया। अब ये कह रहा है कि 225 जो वर्ग का क्षेत्रफल आया है इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तब बताइए उसकी लंबाई क्या। अच्छा बताइए ये जो 225 है ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल फिलहाल 9 चौड़ाई हो गया, लंबाई को मान लेते हैं। अगर 9 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 225 से, ध्यान दीजिएगा 9 एक कम 9 दूना के 18, 18 4 9 5 45, मतलब 25 बार में कट गया। यल बराबर 25 आ जाएगा, मतलब चौड़ाई उसकी कितनी हो जाएगी आयत की 25 हो जाएगी। आओ आगे बढ़ लेते हैं प्यारे, चला के दोबारा देख लेना, समय थोड़ा सा बहुमूल्य है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 63, कोई संख्या है उसका 3/5 कह रहा है कि 63 है, 3/5 कितना है भाई 63 है। हल कर लो, 3 से काटेंगे 21 आएगा और 21 में 5 का गुणा हो जाएगा तो 105 होगा। संख्या क्या होगी 105, और उस संख्या का 7/15 किसके बराबर है, तो 105 में आप क्या करो 7/15 का गुणा कर लो। 15 सत्ते 105, 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49, 7 सत्ते क्या हो जाएगा प्यारे 49, वो संख्या क्या हो जाएगी 49 हो जाएगी, राइट हो जाएगा। 7/15 उस संख्या का क्या होगा 49 होगा। क्लियर हुआ। मैथ के आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो गए प्यारे, देख लो 20 में से कितने सही हो रहे हैं। अगर नहीं सही हो रहे हैं तो फिर से वीडियो देखो, बिल्कुल समझ में आएगा, और परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आए यार उड़ा देना, बिल्कुल मस्त तरीके से बताया हूँ। आगे आ जाओ, चैनल पे आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पूरी वीडियो देख के जाना। यार आधे अधूरे वीडियो नहीं देखते हैं, पूरी देखो, ज्ञान पूर्ण मिलेगा, मज़ा बहुत आएगा आपको। अब हम आ गए हैं हिंदी वाले पार्ट में, तो हिंदी वाले पार्ट में आपको पता है कि अनुच्छेद पढ़ना है और प्रश्नों के जवाब देने हैं। अनुच्छेद पढ़ने हैं और प्रश्नों के क्या करने हैं जवाब देने हैं। आइए अनुच्छेद पढ़ भी लेते हैं और प्रश्न के जवाब दे भी लेते हैं। तो अब अनुच्छेद को पढ़ा जाता है। पहले कह रहा है कि कबीर, यहाँ पे देखेंगे कबीर एक बहुत बड़े संत होते हुए भी जिनके पद आज भी देशभक्त में बड़े चाव से गाए जाते हैं। कबीर ने कहा ईश्वर एक हैं, भले ही हम उनकी पूजा अल्लाह के रूप में करें या राम के रूप में। उन्होंने कहा कि यदि हम मन में सच्ची भक्ति न हो तो उपवास करना या तस्बीह पढ़ना, माला जपना बेकार है। इसी तरह ईश्वर को पत्थर में या धर्म ग्रंथों में ढूंढना बेकार है। जिसके हृदय में सच्चा प्रेम है उसके हृदय में ईश्वर बसता है। हिंदू और मुसलमान हजारों की संख्या में कबीर के भक्त बने। जिस समय उनकी मृत्यु हुई हिंदुओं और मुसलमानों में उनके 100 के लिए झगड़ना शुरू हो गया। हिंदू चाहते थे उनका दाह संस्कार करें और मुसलमान चाहते थे उनको दफनाएं। कहा जाता है कि जब उनके 100 पर से चादर हटाई गई तब वहाँ 1 के स्थान पर 100 के स्थान पर गुलाब की पंखुड़ियों का ढेर पाए गए और हिंदुओं ने मुसलमानों ने उन्हें आपस में बांट लिया। आइए जरा देखते हैं इनके पैसेज को। पैसेज तो देख लिए, इनके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है गौर करेंगे। ईश्वर कहाँ बसता है, ईश्वर कहाँ बसता है, ये बात किसने जो बताई थी, वो कबीर ने कहा था कि ईश्वर सच्चे हृदय में बसता है। ईश्वर कहाँ बसता है भाई, ईश्वर सच्चे हृदय में बसते हैं, लिखा था ऊपर, आप देखे थे। आगे कबीर की मृत्यु पर हिंदू और मुसलमानों में क्यों झगड़ा होने लगा, कबीर की संपत्ति के लिए, कबीर के 100 के लिए। जी बिल्कुल कबीर के 100 के लिए। हिंदू कबीर के 100 को क्या करना चाहते थे, तो हिंदू क्या करेंगे कहो के कबीर को दाह संस्कार करेंगे। मुसलमान कबीर के 100 को क्या करना चाहते थे, तो वो आगे दिख जाएगा। मुसलमान कबीर के 100 को क्या करना चाहते थे, दफनाना चाहते थे। जी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं।
जब 100 पर से चादर हटाई गई तो वहाँ क्या पाया गया, वहाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ पाई गई। बिल्कुल राइट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए पैसेज दूसरा देख लेते हैं। पैसेज दूसरा आप पढ़ लेते हैं प्यारे। आइए पैसेज दूसरा पढ़ते हैं थोड़ा सा। लिखा है, भक्ति काल में मीरा नामक एक महिला प्रसिद्ध भक्त हुई और वह राजपूत घराने में की राजकुमारी थी और मेवाड़ राजघराने में ब्याही गई थी, लेकिन उन्हें अच्छे कपड़ों या हीरे जवाहरात से कोई मोह नहीं था। वह भगवान कृष्ण के ध्यान में डूबी रहती थी, जिनके प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था। वह उनकी पूजा करती थी और भक्ति भाव के गीत रचा करती थी। वह हर समय उनके गीतों को गाती रहती थी। मीरा के ये भजन आज भी सारे भारत में गाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन आपका क्या है कि मीराबाई कौन थी? इतिहास की एक वीरांगना, मध्यकालीन रानी, ऐतिहासिक भक्ति काल की प्रसिद्ध भक्त थी। भक्ति काल की प्रसिद्ध क्या थी? भक्त थी। यहाँ पर बिल्कुल आपको दिया गया है, मीराबाई भक्ति काल की एक प्रसिद्ध भक्त थी। उनका जन्म किस घराने में हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था वो यहाँ पर बता रहा था कि उनका जन्म राज घराने में हुआ था। 67 अगर आप देखें तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कर रहा है, उनका जन्म हो गया था राजघराने में। उनके आराध्य देव कौन थे? तो आराध्य देव कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। 68 के ये राइट हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है प्यारे। क्वेश्चन नंबर 69 को देखने की कोशिश करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 69 आपका है, क्या है? मीराबाई कैसा गीत गाती थी? तो मीराबाई भक्ति के गीत गाती थी। विकल्प नंबर सी 69 का राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान छोड़े गए हैं, उन रिक्त स्थान के नीचे का उपयुक्त शब्द का चयन करें। मीराबाई को अच्छे कपड़ों या हीरो जवाहरात से कोई खाली स्थान, कोई जो था उनसे वो कोई लगाव नहीं था, कि कोई प्रेम नहीं था, कि कोई मोह नहीं था और घृणा नहीं थी। कुछ इस प्रकार से बात बोला है, तो कोई मोह नहीं था। आपको हम दिखा दें, पैसेज में ये दिया गया था। पैसेज में क्या किया गया था? ये दिया गया था। ध्यान से देखें, यहाँ पे पैसेज जब आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे एक भक्ति भाव गीत रचा करती थी, हीरे जवाहरात से कोई मोह नहीं था। देखिए यहाँ पे दिया है कोई मोह नहीं था, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, कि कोई मोह नहीं था। ठीक है, तो कोई मोह नहीं था, तो यहाँ विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए तीसरे अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा अनुच्छेद को भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि शिवाजी एक बड़े वीर और अद्भुत शासक थे। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों के लिए, खासकर गांव के लोगों के लिए अच्छे काम किए। उन्होंने जमीन की पैमाइश कराने के बाद घर की रकम बांध दी। गरीबों का खून चूसने वालों, धनी जमींदारों को भी सख्ती उन्होंने तोड़ दी। शिवाजी से पहले पदवियाँ वगैरह, पदवियाँ होती है ना, पदवियाँ वगैरह बाप के बेटे को मिलती थी। बाप के बेटे का मतलब होता है अनुवंश, वो क्या बोलते हैं, वंशानुगत, एक के बाद एक ना। जैसे बाप अगर राजा है तो बेटा राजा होगा, इस प्रकार से, भले ही वह उसके योग्य हो या न हो। शिवाजी ने इस प्रथा को बंद कर दिया। दक्कन का शासक जितना अच्छा शिवाजी के समय था उतना पहले कभी नहीं था। मतलब दक्कन का शासन जो था, दक्षिण का शासन जितना शिवाजी के समय था उतना पहले। शिवाजी ने कर कैसे बांध दी? जमीन की पैमाइश करके, इसके आधार पे कर को उन्होंने बांध दिया। बिल्कुल साफ ऊपर लिखा था कि यहाँ पर लिखा था कि उन्होंने जमीन की पैमाइश कराने के बाद रकम बांध दी। आगे उन्होंने किसकी शक्ति तोड़ दी? तो उन्होंने धनी जमींदारों की शक्ति तोड़ दी ना। बिल्कुल ये भी दिया था कि धनी जमींदारों की शक्ति उन्होंने क्या कर दी थी? तोड़ दी थी। यहाँ पे बिल्कुल आप देखें, धनी जमींदारों की शक्ति तोड़ दी, तो विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। आगे है, शिवाजी ने किस प्रथा को बंद कर दिया था? पदवीय प्रथा, पदवी की प्रथा जो थी कि अब बाप है तो आगे होगा, ये बंद कर दी थी। शिवाजी से पूर्व पदवियां कैसे मिलती थी? वंशानुगत, हम बताए थे ना कि बाप अगर है राजा तो बेटा राजा होता था।
अब वो ख़त्म कर दिया था। शिवाजी ने किनके लिए विशेषकर अच्छे काम किए थे? तो पहली ही लाइन में आपको लिखा था कि गांव वालों के लिए विशेषकर काम किए थे। आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ, उन्होंने लिखा था गांव वालों के लिए विशेषकर काम किया था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो आगे आप चलेंगे। विकल्प नंबर इसका गांव वाले आप राइट कर लिए होंगे, विकल्प नंबर बी। अब आते हैं लास्ट पैसेज हमारा है और इसके भी 4 आपके दिए गए होंगे। पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं, ठीक है। पैसेज को पढ़ लेते हैं। लिखा है ओलंपिक खेलों की शुरुआत से ही उद्देश्य रहा खिलाड़ियों के भीतर जो क्षमता, गुण, शक्ति है उसे प्रकट किया जाए तथा इन खेलों का आयोजन हजारों वर्ष पहले ओलंपिक खेलों के जन्मदाता हरक्यूलिस, ओलंपिक खेलों के जन्मदाता हरक्यूलिस, अगर ये पूछेगा तो आंसर सही हो जाएगा। उस समय ओलंपिक खेलों में दौड़, कूद, रथ दौड़, मुक्केबाजी और कुश्तियाँ आदि प्रतियोगिताएं होती थीं। हजारों वर्ष बाद इन खेलों का प्रारंभ करने का श्रेय यहाँ पे कह रहा है कि श्रेय बैरम पियरे द कुबर्ते का है। वे फ्रांस के शिक्षा शास्त्री थे और युवा कल्याण कार्यों में रुचि रखते थे। इसीलिए 1888 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने एक व्हील संस्था की स्थापना की, जिसका मुख्य उन्हें फ्रांस के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। उनकी योजना थी कि सभी देश के शौकिया खिलाड़ी एक स्थान पर एकत्र हों और वे विभिन्न खेलों में प्रतिभाग लें। शुरू में कुबर्ते की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में 16 जून 1896 का अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडन, रूस, यूनान, फ्रांस आदि देशों ने कुबर्ते की योजना को समझकर इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया। इस प्रकार आधुनिक युग का पहला ओलंपिक सन 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ। चलिए पैसेज पढ़ने के बाद आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देख लेते हैं पैसेज पढ़ने के बाद। क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ओलंपिक खेलों की शुरू करने का क्या उद्देश्य था? तो ओलंपिक खेलों को शुरू करने का उद्देश्य ऊपर ही था, खिलाड़ियों के भीतर जो क्षमता, गुण, शक्ति थी उसे प्रकट करना था। मतलब विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। ओलंपिक खेलों का जन्मदाता कौन है? तो हरक्यूलिस था, क्लियर है, वहाँ पे आपका दिया हुआ था पहली पैसेज के लास्ट लाइन में। आगे आते हैं। आगे है प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों में किस प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं होती थी? तो दौड़ होता था, कूद, रथ दौड़, मुक्केबाजी ये होता था। आगे आपका दिया गया है, आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आधुनिक युग में ओलंपिक खेलों के शुरू करने का श्रेय किया जाता है तो कुबर्ते को जाता है। बैरन पियरे द कुबर्ते लिखा था, आप पढ़े भी होंगे उसको। तो ये 79 का बी राइट हो जाएगा। एक व्हील संस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या था? शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। शारीरिक शिक्षा को क्या बनाना था? लोकप्रिय बनाना था एक व्हील संस्था का जो था। तो विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने टोटल 80 प्रश्नों के जवाब दोस्तों हम आपको दे दिए। 80 प्रश्नों के जवाब आपके पूरे हो गए। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें जोश भर देगा और आगे हम और मन से काम करेंगे। पेपर काफ़ी नज़दीक है, इसलिए वीडियो समझ में आए तो ठीक, वरना दोबारा एक बार और चलाइए। मैथ के पार्ट के तो मैं कहूँगा कि 2 बार 3 बार देखिए और वैसे ही और क्वेश्चन जो आपकी किताबों में दिए गए हैं उनको बार बार लगाइए और आपके नंबर अपने आप बढ़ने लगेंगे प्यारे। और जब आप 75 पार करने लगेंगे अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।